एक महामूर्ख को भी काबिल बना दिया था। हमारे जो बौद्धिक अक्षम के विशेष शिक्षक हैं वो इन बच्चों को भी इस काबिल बना रहे हैं। हम जहाँ जाते हैं इंटीरियर में बहुत गरीब बच्चे हैं जिनके पास में भरी स्थिति है कि कपड़े तक नहीं मिलते हैं उनके पास में। हमारे पेट पर कोई चोट करेगा तो हम वोट पर चोट नहीं कर सकते क्या? ऐसे बच्चों को, ऐसे पेरेंट्स के लिए काम करते हैं, लेकिन हमारी निरंकुश सरकार है आज तक हम लोगों के लिए कुछ नहीं। बुलडोजर से हमारा क्या लेना देना है? हम लोगों की समस्याओं पर बुलडोजर चला दें। नॉर्मल टीचर को तो पूरे साल का वेतन मिलता है, हम लोगों को तो 11 ही महीने का मिलता है ना, 1 महीने तो बिल्कुल मिलता ही नहीं है। तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार को अव्यवस्थित करने की ताकत रखने वाला शख्स है। जो मानदेय मिलता है उसका आधा हिस्सा तो सरकार खुद ही वापस ले लेती है। उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुनने वाला कोई नहीं, ना कोई अधिकारी सुनने वाला, ना कोई सरकार सुनने वाली है। नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। इस वक्त हम लोग जंतर मंतर पर मौजूद हैं और मेरे पीछे अगर आप नजर दौड़ाएंगे एक पोस्टर की तरफ, तो ये पोस्टर में लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश विशेष शिक्षक एसोसिएशन की तरफ से विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, क्या कुछ इनकी मांगे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश जब नाम आ जाता है तो ज्यादातर जो है वो नाम जिनका सामने आता है, आप और हम उससे बखूबी वाकिफ हैं और ये भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जब बात की जाती है तो भाजपा सरकार की तरफ से कहा जाता है उत्तर प्रदेश में सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ कुशल चल रहा है, कोई कमी नहीं है, एक्शन जो है वो धड़ल्ले से लिए जा रहे हैं, किसी की मांगों को अधूरा नहीं छोड़ा जा रहा है। लेकिन अब जो बातें कही जा रही हैं और ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये तो इन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश एसोसिएशन की तरफ से किया जा रहा है तो और कहां से लोग यहाँ पर आए हैं और इनकी कुछ क्या मुख्य मांगे हैं और क्यों आज ये लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? नाम अनुज कुमार शुक्ला मेरा नाम है। शुक्ला जी, यहाँ क्यों आए हैं? संख्या टीचरों की है, कहते हैं कि शिक्षक जो होता है वो आगे बच्चों के भविष्य बनाने में सबसे बड़ा योगदान देता है और आज आप खुद सड़कों पर बैठे हैं। डेफिनेटली ये बिल्कुल सही है कि शिक्षक जो होता है वो राष्ट्र निर्माता होता है, क्योंकि राष्ट्र का भविष्य वो निर्धारित करता है। और खासकर जब विशेष शिक्षकों की बात होती है तो जो विशेष शिक्षक होते हैं, विशेष शिक्षक वो शिक्षक हैं जो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, यानी जो मूक को वाचाल बनाते हैं, जो एक अस्त विकलांग को चलने का तरीका सिखाते हैं, ये वो विशेष शिक्षक हैं। ये वो विशेष शिक्षक हैं जो एक बौद्धिक अक्षम व्यक्ति को, यानी आप समझ लीजिए कि जिस प्रकार से गौड़ पतागा ने हमारे प्राचीन काल में एक महामूर्ख को भी काबिल बना दिया था, हमारे जो बौद्धिक अक्षम के विशेष शिक्षक हैं वो इन बच्चों को भी इस काबिल बना रहे हैं। लेकिन उनके भविष्य को सुनने वाला कोई नहीं, उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुनने वाला कोई नहीं, ना कोई अधिकारी सुनने वाला, ना कोई सरकार सुनने वाली है। इसलिए हम लोग आज यहाँ जंतर मंतर पर आए हुए। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कोई नहीं सुन रहा है? बाबा जी तो कहते हैं कि सब बढ़िया चल रहा है यूपी में, जब से आए हैं बुलडोजर बाबा का नाम उनको दे दिया गया है, सब चीजें बढ़िया चल रही हैं एकदम। तो भाई बुलडोजर से हमारा क्या लेना देना है? हम लोगों की समस्याओं पर बुलडोजर चला दें तो हम लोग उनका भाई प्रशंसा गान करेंगे, समझ रहे? तो हम लोगों की समस्याओं वाला या तो बुलडोजर बना नहीं या तो भी चला नहीं, बना होगा तो चला नहीं, वो मैटर यहाँ पर नहीं है। बाबा जी कहते हैं कि ऑल इज वेल, तो वो अपनी उनकी अवधारणा होगी, लेकिन हम लोगों की जो समस्या है वो समस्या जेन्युइन है, वो सड़कों पर आप लोगों को दिखाई लग नहीं रही है आपकी समस्या जेन्युइन, तभी उन तक पहुंची नहीं है, या कैसे पहुंचाएंगे वहां? ये भाई पहुंचाने का माध्यम आप लोग हैं, या तो आप लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, पहुंचा नहीं रहे हैं, और या फिर वो सुन नहीं रहे हैं, दोनों चीजें हैं। ये हमारा जो काम है वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन पहुंच उन तक रही है, वो सुन आपकी नहीं रहे हैं। नहीं, हमारी उनको सुनना पड़ेगा। जब आप पहुंचाएंगे तो बिल्कुल सुनना पड़ेगा। क्यों नहीं सुनना पड़ेगा? जब आप बार बार अपने हमारी बात वहां तक पहुंचाते रहेंगे तो ये सुनना पड़ेगा। हम देश की राजधानी से बोल रहे हैं और ये जंतर मंतर बहुत बड़ी जगह है जहां पर आज हम आए हुए हैं, और ये एक संकेत जो है, संदेश जो जा रहा है बहुत व्यापक संदेश है। आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद एक है, उसमें 18 लाख कर्मचारियों का परिसंघ है और उसके माननीय अध्यक्ष जी हमारे मध्य में, हमारे समर्थन में बैठे हुए हैं। उनका सानिध्य में हमारे बैठे, मतलब उनके सानिध्य में हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ठीक है? तो आज आपकी उपस्थिति वो देखेंगे तो उनको भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो शख्स बैठा हुआ दिखाई दे रहा है तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार को अव्यवस्थित करने की ताकत रखने वाला शख्स है, कोई ऐरा गैरा शख्स नहीं है। तो ये संदेश पर्याप्त है, ऐसा नहीं? डायरेक्टली वोट की छोड़ देने की बात कर रहे हो तो क्यों नहीं भाई, जाहिर सी बात है, जब हमारे पेट पर कोई चोट करेगा तो हम वोट पर चोट नहीं कर सकते क्या? तो जाहिर सी बात है, तो ऐसा नहीं है कि कोई छोटा सा व्यक्ति, अब जो सरकारों का जो चल रहा है पैटर्न, आने वाले जो चुनाव हैं आप देख ही रहे हैं किस तरीके से हो रहे हैं, तो हम लोग भी मायने रखते हैं। हम लोगों के साथ में संख्या हमारी भले ही कम हो, लेकिन दिव्यांग बच्चे कम से कम उत्तर प्रदेश में ही लगभग 3,66,000 दिव्यांग बच्चे हैं, और 3,66,000 दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों को आप काउंट कर लीजिए, एक बहुत बड़ी तादाद हो गई हम लोगों की। और ये बहुत बड़ी तादाद ऐसा नहीं है कि जब सारे लोग एक मुहिम से जुड़ जाएंगे तो ये तादाद कोई कम नहीं है, और सरकार को संकेत देने के लिए और सरकार को समझाने के लिए काफी है कि वोट बैंक का भी परिवर्तन
हो सकता है। अच्छा, सिर्फ यूपी से आए हैं कि बाकी राज्यों से भी आए हैं? अभी तो देखिए मामला यूपी का था, इसलिए हम लोग यूपी से आए हैं। तालियां बज रही हैं आपकी बातों? तालियां तो हमारी बातों में नहीं, आपके कवरेज पर बज रही हैं। आप इतना खूबसूरत ढंग से कवरेज कर रही हैं, इसलिए लोग बजा रहे हैं। हमारे लिए तो तालियां बजाते रहते हैं लगातार। आप ही के भाषण से तो बजा रहे हैं। नहीं, हमारे भाषण तो लोग सुनते रहते हैं, लेकिन आपका जैसा कवरेज, इतना व्यापक ढंग से आप कवरेज ले रहे हैं और ये आशान्वित हैं। ये आशा की तालियां हैं। ये आशा की तालियां इसलिए हैं कि आप किसी भी माध्यम से हमारी बात वहां पहुंचाएंगे, इसलिए तालियां आपकी प्रेजेंस में है। चलिए पॉइंट पे आते हैं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश से है कि बाकी जगह? अभी तो मैक्सिमम उत्तर प्रदेश से हैं, एक आध लोग अदर स्टेट से हैं, और बाकी आने वाले समय में अगर हमें आवश्यकता पड़ेगी तो हम पूरे राष्ट्रव्यापी लोगों का एक यहाँ पर कार्यक्रम। अच्छा, एक आपसे आखिरी सवाल ले लेते हैं कि अन्य व्यवस्थाएं क्या है जिनकी मांग आप लोग कर रहे हैं? अन्य व्यवस्थाएं ये हैं कि जैसे हम लोगों का पीएफ काटना जाना चाहिए। आप ये देख लीजिए कि अगर ये बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन है कि अगर किसी प्राइवेट कंपनी में भी अगर वहां पर 10 या 15 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो उनका भी पीएफ अंशदान कटना चाहिए, ठीक है। और जब वो लोग कभी रिटायर होते हैं या फिर कभी जब सेवाच्युत होते हैं तो उनको एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है। हम लोगों के साथ वो भी कुछ नहीं। राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा जो होता है, कम से कम वो जब प्राप्त होता है तो अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो हमारे पाल्य जो होते हैं उनको उसका लाभ मिल जाता है। हमारे साथ वो भी नहीं है। जो संसाधन सरकार कहती है, एक पॉलिसी बनाती है और कहती है कि ये संसाधन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, उसके बाद में हम आपसे काम लेंगे, वो कोई संसाधन प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है। ऐसी स्थिति में यही तो अन्य व्यवस्थाएं हैं। अच्छा, आपसे सवाल लेते हैं सर, इनका समर्थन करने आप आए हैं, कितना मजबूत लग रहा है इनका ये धरना और इनकी मांग, क्योंकि आप इनके साथ आए हैं? नहीं, इनकी मांग बहुत मजबूत है, उस पर कई बार हम लोगों की चर्चाएं हो चुकी हैं। तमाम मुख्यमंत्री और कमेटियों में हम लोग हैं और चीफ सेक्रेटरी स्तर पे हम लोग हैं, और तमाम इनका जो मांग पत्र हमारा जाता है, 3 महीने में हमारी बैठक भी होती है। लेकिन वही बात है कि ना आईएएस सुनने को तैयार नहीं है, आईएएस भ्रमित करने को तैयार है। आईएएस सरकार को दिखाना चाहता है कि हम कम से कम पैसे में लोगों का उत्पीड़न करके कैसे सरकार चलाना चाहते हैं, वो नीचे दिखाई पड़ता है। और इसका जैसा भी आपने कहा कि वोट बैंक की राजनीति है, हमने वोट बैंक किया, वोट बैंक पे काम किया हमने। पिछली बार आपने देखा, आपने सुना भी होगा कि कर्मचारी नाराज रहा सरकार से, और एक पार्टी को बहुत वोट मिला, दूसरी पार्टी को बहुत कम वोट मिला। मैंने डंके की चोट पे कहा था और राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बैठ के कहा था, अखिलेश के साथ बैठ के मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी लखनऊ में, और मैंने कहा था नहीं इस बार वोट आपको देंगे, और हमने दिया। उन्होंने हमारे मुद्दे को लिया और उसका नतीजा आज है कि हम लोगों ने आंदोलन किए और आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी को भी बुलाना पड़ा और हम लोगों ने वहाँ बात करके अपने काफी कुछ 80-90% तक। लेकिन इतना बड़ा जो आपने जैसे कि अभी कहा कि हमने वोट की चोट दी उनको पिछले जो चुनाव हुए हैं, उसके बावजूद भी कुछ असर पड़ा है यूपी गवर्नमेंट पे? असर बराबर पड़ता है, लेकिन वो क्यों नहीं मैंने क्या कहा, असर पड़ता है। और उसी का कारण है कि आपने देखा पुरानी पेंशन का नाम आपने सुना होगा, तो उस पर तमाम सारा अभी मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने उसको डिक्लेयर किया, जो हमेशा कहते थे, सीतारमन जी कहते थे कि नहीं करेंगे। तो असर होता है, कितनी मांग जोरों से उठाई जाती है, कितना समझ में आता है, धीमे धीमे कान खुलते हैं, कितना उनके वोट का बैंक का असर पड़ता है, ये सब दिखाई पड़ता है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारा जो सही मांग है वो हमारी निकल के आती है। जी, विशेष शिक्षक आप हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं उन बच्चों को जब आप लोग हैंडल करते हैं? क्योंकि नॉर्मल बच्चे को एक बारी 2 बारी समझा देते हैं तो वो समझ जाते हैं, लेकिन विशेष शिक्षक जो होता है वो विशेष बच्चे के लिए एक अलग तरीके से उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है कि किस तरीके से बच्चे को टैकल किया जाता है। क्या परेशानी आती है उस दौरान? फील्ड में स्कूल से लगा के बच्चों के घर तक हम लोग विजिट करते हैं, और गवर्नमेंट की पॉलिसी के अनुसार हम लोग कुछ बच्चे ऐसे सिलेक्ट करते हैं जो अनबेड होते हैं, और उनके पेरेंट्स को भी ट्रेन करना होता है और बच्चों को भी ट्रेन करना होता है, जिससे हम लोग उन बच्चों को फील्ड में आने से, उनको जो बच्चे अनबेड हैं, नहीं कुछ कर सकते हैं, तो उनके पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि कैसे इनको पहनाना है, खिलाना है, क्या करना है, मतलब डेली एक्टिविटीज़ की भी चीज़ें हम लोग उनको प्रॉपरली बताते हैं। और चैलेंज तो वही है कि जिसको चोट ऊपर वाले ने दी है, तो हम लोग एक माध्यम है, ऐसे बच्चों को, ऐसे पेरेंट्स के लिए काम करते हैं, लेकिन हमारी निरंकुश सरकार है आज तक हम लोगों के लिए कुछ नहीं करी। कहते एक नॉर्मल टीचर जो होता है उससे डबल मेहनत आप लोगों को करनी पड़ती है, लेकिन वेतन उनके बराबर नहीं मिल रहा है, तो कैसे चलेगा फिर? चल ही कहाँ रहा है, बस घिसट रहा है मैडम। अच्छा, तो आप लोग आए हैं ना आज यहाँ पर? नॉर्मल टीचर को तो पूरे साल का वेतन मिलता है, हम लोगों को तो 11 ही महीने का मिलता है ना, 1 महीने तो बिल्कुल मिलता ही नहीं है, तो इसीलिए आए हम लोग धरना। तो कितना अगर कंपेयर किया जाए आपको नॉर्मल टीचर के साथ जो होते हैं और आप जो टीचर्स हैं, उनमें और आपकी लाइफस्टाइल में कितना अंतर आ जाता है बच्चों को पढ़ाने के दौरान?
हमारी जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। अच्छा, सर से बात करते हैं, सर जवाब दे रहे हैं। सर, जो सवाल इनसे हमने पूछा था जरा एक बार वही रिपीट आपसे कर दीजिए। कि जब जो एक नॉर्मल टीचर होता है और आप विशेष टीचर हैं, तो कितने मतलब चीज़ें आप लोगों के अगर कंपेयर किया जाए नॉर्मल टीचर और आप स्पेशल टीचर को, तो क्या क्या उतार चढ़ाव आते हैं, या बच्चे को स्टडी के दौरान क्या क्या चीज़ें आपको चैलेंजेस के रूप में फेस करना पड़ता है? सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि विशेष शिक्षा खर्चीली प्रणाली है। नॉर्मल प्रणाली से विशेष शिक्षा एक खर्चीली प्रणाली है। उसके आसपास हम है ही नहीं है। महीने में एक बार एक बच्चे के पास जाके उसको हम विद्वान बना लेंगे, तो हमें तो इसी तरह भटकाया जा रहा है कि एक खाना पूर्ति के लिए हम आए और हमें बहुत अल्प खाना दिया जाता है कि खा लो। जो मानदेय मिलता है उसका आधा हिस्सा तो सरकार खुद ही वापस ले लेती है। वो गाड़ी के माध्यम से ले लेती है कि गाड़ी आप मैनेज करिए, मोबाइल मैनेज करिए, और फिर पूरे ब्लॉक भर में टहलिए, तो पेट्रोल भी तो उसमें जाएगा। तो हमें मिलता ही कहाँ कुछ है। तो हम बच्चों को क्या कर पाते हैं? बच्चों को जो मेहनत से सिखा पाते हैं थोड़ा बहुत वही सीख पाते हैं। एक ब्लॉक में अकेले हैं तो कितना पढ़ा लेंगे, कितना कर लेंगे? आपकी आवाज जो है वो उसमें काफी लाचारी सी झलक रही है, लेकिन कई बार ऐसी वीडियो भी हमें देखने को मिली है स्पेशल स्कूल से कि टीचर जो है वो उनको टॉर्चर करते हैं। अगर वो चीज़ नहीं सीख पा रहे हैं तो उन्हें मारा पीटा जाता है, खाना जो है वो कई टाइम पे नहीं दिया जाता है। तो वो कितनी सच्चाई है उन चीज़ों? ये आपने प्राइवेट स्कूलों में देखा होगा, सरकारी स्कूलों में कोई न्यूज आपके पास नहीं होगी। नहीं है, अगर हो तो बताइए। स्पेशल बच्चों की है। स्पेशल अब वो स्कूल चाहे में प्राइवेट हो या फिर प्राइवेट की बात हम नहीं करते, हम गवर्नमेंट की बात करते। एक भी न्यूज आपके पास आज तक ना हमने पेपर में पढ़ी और ना आपने पढ़ा होगा कि वहाँ बच्चों को मारा जा रहा है या बच्चों को प्रताड़ित किया। अरे उनको क्या प्रताड़ित करना, उनको तो हमारे सहारे की जरूरत है। हम तो उनके मार्गदर्शक हैं ना। उनके माँ बाप जानते हैं कि इन बच्चों में क्या समस्या हो, पहली बार माँ बाप बनते हैं। हम तो उसको लगातार जानते हैं ना, चूंकि वो कोर्स किया लगातार इस प्रैक्टिस में, तो हमें समस्याएं ज़्यादा पता है। माँ बाप को तो पहली बार बच्चा मिलता है कि उसको ये समस्या है, वो कैसे मैनेज करेगा, बताते तो हम ही लोग हैं। तो ये प्राइवेट स्कूलों वालों की बात हम नहीं करते, स्वैच्छिक संस्थाओं की बात नहीं करते। गवर्नमेंट की कोई भी न्यूज आपके पास नहीं होगी जो बच्चों को मारा गया हो, प्रताड़ित किया होगा। उन लोगों को पढ़ाने लिखाने से और उनको जीवनोपयोगी बनाने में भरसक प्रयास विशेष शिक्षक करते हैं, जितना संभव हो पाता है उनसे। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये बताइए कि हम लोग मोस्टली ये चीज़ देखते हैं कि अगर कोई स्पेशल बच्चा है उसको अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो वो भी एक नॉर्मल बच्चे की तरह ट्रीट कर सकता है, नॉर्मल बच्चे की तरह पढ़ सकता है। तो कितना उस पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है? और अगर ये सजेस्ट कर पाएँ, क्योंकि आप टीचर हैं, स्पेशल टीचर हैं, तो जिन पेरेंट्स के पास उस तरीके के स्पेशल चाइल्ड हैं, तो उनको ऐसा क्या करना चाहिए, क्या आप सजेस्ट करना चाहोगे कि जिससे वो अपने बच्चे पर ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे पाएँ और अपने बच्चे को एक नॉर्मल बच्चे की तरह रख पाएँ? मैम, जिस तरह से हम काम करते हैं तो हमारे पास में 160 स्कूल हैं। 160 स्कूलों में से हम 230 बच्चों को वो शैक्षिक सपोर्ट देते हैं। तो हम किसी बच्चे को, स्पेशल बच्चे हैं, इन बच्चों को लगातार नियमित रूप से इनको अगर हम ट्रेन करें तब जाके कोई फ़र्क पड़ता है। लेकिन हमारे पास इतने सारे बच्चे हैं, 230 बच्चे हैं और 160 स्कूल हैं, तो अगर हम एक बच्चे के यहाँ जाते हैं तो एक बच्चे के बाद में हमारा दूसरा जो नंबर लगता है वो 2 से ढाई महीने में लगता है। अच्छा। तो मैम हम तब भी हम जाके पूरा दिन को कोशिश करते हैं, उनको पेरेंट्स काउंसलिंग करते हैं, पेरेंट्स को बताते हैं कि उनको सहानुभूति देते हैं कि आप परेशान मत हो, किसी तरह से आप लोग जो उनको सिखाना है, डेली एक्टिविटी हो या फिर वो एजुकेशनल सपोर्ट हो, किस तरह से इनको सिखाना है, टुकड़ों में सिखाना है। कि जैसे कि अगर हम 10 तक गिनती भी सिखा रहे हैं तो हम पहले से 4 तक सिखाते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से करनी चाहिए? स्टार्टिंग में सबसे पहले तो काउंसलिंग की आवश्यकता होती है, खास तौर पे पेरेंट्स को। जब घर से बच्चा सही रहेगा तभी वो बाहर आएगा। आजकल तो जब पेरेंट्स को काउंसलिंग करते हैं कि आप कैसे कैसे बच्चे को आपको इसको पढ़ाना है, किस तरह से आप घर में इसको ट्रेन कर सकते हैं, एडीएल की चीज़ें कैसे ट्रेन कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप उनको बताते हैं टुकड़ों में कैसे आपको करना है। क्योंकि दिव्यांगता तो कई प्रकार के बच्चे हैं, कहीं ब्लाइंड हैं तो कहीं डीफ एंड डम बच्चे हैं, कहीं बौद्धिक दिव्यांग इंटेलेक्चुअल बच्चे हैं जिनको, और इस तरह से बहुत हैंडीकैप भी, ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप भी बच्चे हैं। तो सबका अलग अलग रिक्वायरमेंट है, तो उसके हिसाब से उनको जैसे भी बच्चे हैं उनको कोशिश करते हैं। लेकिन समस्या यहाँ पे आती है जबकि हम लोगों के पास मानदेय उतना नहीं मिलता है। हम लाख कोशिश करना चाहते हैं, गरीब बच्चे बहुत हैं, हम जहाँ जाते हैं इंटीरियर में बहुत गरीब बच्चे हैं जिनके पास में भरी स्थिति है कि कपड़े तक नहीं मिलते हैं, उनके पास में स्टेशनरी भी नहीं है। कोशिश तो हम अपनी तरफ से करते हैं कि किसी तरह से इन लोग बच्चों को स्टेशनरी तो हो, कम से कम अगर बच्चा कुछ सीखना चाह रहा है तो कम से कम पेंसिल और पेन किताब तो होना ही चाहिए। सरकार हमें वो भी उपलब्ध नहीं कराती है, हमारी जो योजना है, और हम लोगों को 15,950 रुपये देती है। इनके लिए कोई स्पेशल फूड या फिर दवाइयाँ होती हैं या नॉर्मल जैसे? नहीं मैम, मेडिसिन का कोई उपयोग ही नहीं है, क्योंकि दिव्यांगता तो इसका कोई ऐसी दवाई है भी नहीं है कि जिससे उनको ठीक किया जा सके। केवल हम लोग ट्रेन कर सकते हैं, उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। स्पेशल फूड कोई होता है इनका या नॉर्मल? नहीं, वो तो
प्राइवेट सेक्टर में लोग कुछ बेवकूफ़ बनाते हैं। कई पेरेंट्स लोग ऐसे शोषित हो रहे हैं कि कुछ लोग ऐसी चीज़ें आयुर्वेदिक बना के दे देते हैं कि आप इसको खिलाइए और ये हो जाएंगे, और उनसे 5-6 हज़ार रुपये लेकर ठग लेते हैं उनको। तो ये भी हम उनको समझाते हैं कि इस तरह से कुछ नहीं होने वाला है, आप ये मत करिए। और हम लोग का जब हम लोग परेशान रहते हैं, हम लोग ऑलरेडी परेशानी है, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि जो हमें जिम्मेदारी दी गई है उसको निभाने का पूरा प्रयास करते हैं मैडम, कि किसी तरह से आके पूरा टाइम देते हैं, पेरेंट्स से मिलते हैं, बच्चों के पास जाते हैं, होम बेस्ड एजुकेशन भी देते हैं, घर पे जाते हैं, यहाँ तक कि उनको हाथ से उठाना बैठाना सब करवाते हैं। लेकिन सरकार हम लोगों को 11 महीने का मानदेय देती थी। 1 महीने जब मानदेय नहीं मिलता है तो पूरा हमारा सिस्टम बिगड़ जाता है। उस 1 महीने मानदेय ना मिलने के कारण हमारा जो भी हम लोग थोड़ा बहुत जोड़ते हैं पैसा, वो हमारा पूरा खत्म हो जाता है। यहाँ तक कि हमें तो ब्याज से पैसा लेना पड़ता है जब जरूरत पड़ती है। हम लोगों को ना कोई पेट्रोल वगैरह की ऐसा है कि मैम 15,950 रुपये मिलता है, जिसमें हमें अपने वृद्ध माता पिता को भी देखना है, हमें अपने परिवार को भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं। इसी के दौरान हमें गाड़ी, अब जो गाड़ी हम बाइक चला रहे हैं उसमें पेट्रोल का भी देखना है। मोबाइल जो हमें नहीं दिया जाता है, मोबाइल भी खराब हो जाता है 1 महीने में, वो चीज़ें हमें सब कुछ मैडम बहुत ही स्थिति दयनीय है, बहुत ही ज़्यादा है। कोशिश हम करते हैं, प्राइवेट काम करने का प्रयास करते हैं किसी तरह से। हमारी वाइफ तो काम करती है घरों में जाके, तो तब जाके हम लोगों का घर चलता है मैम। अब समस्या देखिए, आप खुद इन लोगों के मुंह से सुन चुके हैं। आपने एक मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पर, उस मूवी में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है कि एक स्पेशल चाइल्ड को किस तरीके से ट्रीट किया जाए। पेरेंट्स का रोल बहुत अहम रहता है अपने बच्चे को, क्योंकि इन्होंने भी यही कहा है कि सबसे पहले काउंसलिंग की ज़रूरत होती है पेरेंट्स को, कि वो अपने बच्चे को किस तरीके से ट्रीट करें, और उस मूवी में भी यही दिखाया गया है। और एक टीचर जिसका जो रोल आमिर खान ने इस मूवी में निभाया था, कि वो एक बच्चे पे स्पेशल तौर पर ध्यान देता है और किस तरीके से वो एक बच्चा जिसमें एक हिडन टैलेंट छुपा होता है उसे सामने लेकर आता है, और वो बच्चा उन बाकी नॉर्मल चाइल्ड से आगे निकलता है और अच्छा प्रदर्शन करके दिखाता है। तो ये बोलने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि स्पेशल चाइल्ड जिसे कहा जाता है, अगर उस पर भी अच्छे से ध्यान दिया जाए तो वो भी बाकी बच्चे नॉर्मल बच्चों की तरह अपना जीवन जी सकते हैं। काउंसलिंग की आवश्यकता बहुत होती है, और लेकिन जो काउंसलिंग करते हैं या जो उन पर ध्यान देते हैं, वो टीचर ही सड़क पर उतरकर अपनी मांग कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्योंकि नॉर्मल टीचर होता है, उनका जो उनकी सैलरी है, उनकी अच्छी खासी सैलरी होती है, चाहे फिर वो गवर्नमेंट स्कूल की बात की जाए या प्राइवेट स्कूल की। लेकिन अब जो ये विशेष टीचर हैं, इन लोगों को 15,000 के लगभग सैलरी मिलती है, जिसमें भी सिर्फ 11 महीने की ही मिलती है, 1 महीना की वो भी नहीं मिलती। और उस 1 महीने की सैलरी ना मिलने से इनका बजट जो है वो पूरा डगमगा जाता है। अब सवाल यही है कि सरकार इनकी बात कब तक सुनती है या नहीं सुनती है, इनकी ये जो मांगे हैं इन्होंने जो रखी हैं वो कितनी जायज़ हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।